हेलो नमस्कार। ये आप हेडिंग मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि राजस्थान जुडिशल सर्विस का रिजल्ट आया एक दो दिन पहले। स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया, उनके लिए एक खुशी का अलग ही मौका जो है वहाँ पर है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसने रिजल्ट आया तो उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। अब वो आंसू पब्लिक के सामने नहीं थे, वो आंसू शायद उनके स्टडी रूम के अंदर एक कोना या एक बेड जिसके ऊपर बैठ के वो अकेले के अंदर क्या कर रहे थे, खुद ही खुद के साथ में उस समय जो है अकेलेपन को महसूस कर रहे थे। तो आज की मेरी क्लास जो है ना, मैं उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को डेडिकेट नहीं कर रहा, मैं उन कैंडिडेट्स को डेडिकेट कर रहा हूँ जिन्होंने आरजेएस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस किया। ओके, सबसे पहली बात तो ये, जीवन के अंदर किस्मत एक रोल प्ले करता है। क्या ये बात सच है क्या? हाँ, ये सच है। एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट से पहले जो खेल होता है वो किस्मत का होता है। मेंस एग्ज़ाम की जब कॉपी चेक की जाती है तो हर इंसान अलग अलग नज़रिए से कॉपी चेक करता है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड आंसर की का तो पैटर्न होता नहीं है और ना ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए कॉपी चेक करने वाला थोड़ा सा एक लाइट मूड का इंसान है तो वो सामान्य आंसर को भी प्रॉपर तरीके से मार्किंग दे देता है। और अगर किसी कैंडिडेट्स किसी एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, मेरे को तो प्रॉपर वे के अंदर जो है आंसर चाहिए, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, प्रॉपर वर्डिंग चाहिए, बेरेट का एग्जैक्टली या टेक्स्ट फॉर्म में दिखना चाहिए, तो फिर वो क्या नहीं कर पाता, वो उसको उस वे के अंदर मार्किंग है जो नहीं दे पाता। तो क्या इसको किस्मत का फेर नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा है जो होता है। जो कैंडिडेट सबसे पहले गया, मॉर्निंग के अंदर फ्रेश मूड था, उसका इंटरव्यू अच्छे से लिया गया। जो कैंडिडेट्स मान लीजिए आफ्टरनून के अंदर था, एंड में गया, हम आखिर है तो ह्यूमन नेचर ना, उसका इम्पैक्ट है जो वहाँ पड़ता है। तो पहली बात है कि हाँ, किस्मत का रोल जिंदगी के अंदर रहता है। लेकिन मेरी एक और बात याद रखिएगा कि जो कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई किए हैं ना, उसमें से कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपना ये तीसरा अटेम्प्ट है जो दिया था और उस अटेम्प्ट को उन्होंने क्वालिफाई किया। उनकी कहानी भी वन बाय वन मैं आपके सामने इस चैनल पे ज़रूर रखूँगा, ताकि वो क्या कर सके, एक टूटते हुए इंसान को एक अपने आप में इंस्पिरेशन है जो दे सके। लेकिन अभी मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को सिंपैथी देने के लिए नहीं हूँ, मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को एक रियलिटी बताने के लिए आया हूँ। जो कैंडिडेट्स आरजेएस के इंटरव्यू तक पहुँचे उनका दर्द दिल का सबसे बड़ा है। जो मेंस तक पहुँचे नहीं कर पाए उनका भी बड़ा है, लेकिन इंटरव्यू वालों से थोड़ा कम है। और जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो थोड़े इस समय ठीक पोजीशन में, वापस वो रिकवर ऑलरेडी हो गए होंगे, वापस नए एग्ज़ाम की तैयारी भी हैं जो कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, हर एग्ज़ाम की फेलियर हमें क्या करती है, एक पेन है जो देती है, एक दुख है जो देती है। तो इतना तो हमें समझ लेना है कि 100 में 100 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो 100 के 100 तो सेलेक्ट नहीं होंगे, करेक्ट? मतलब कि 100 के 100 कैंडिडेट जो हैं वो तो किसी भी सूरत में क्या नहीं होने वाले, सेलेक्ट है जो नहीं होने वाले। हाँ, भगवान की प्रार्थना ऐसी हो, वैकेंसी की सीटें बढ़ जाए, वो एक अलग सेगमेंट हो सकता है, बट उस सिचुएशन के अंदर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो ज़्यादा ही रहता है। आपको पता है, मतलब एक जनरल बात मैं आपको बताऊँ ना, तो क्या होता है कि तकरीबन तकरीबन हर 5000 एप्लीकेंट में से एक जुडिशल बंदा जो है वो सेलेक्ट होता है। अब इस क्राइटेरिया को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चले जाओ तो एक वे से हर 1 से 3 बंदे जो हैं आउट ऑफ 5000 जो है क्या होते हैं, जज है जो बनते हैं। मतलब आज राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम जितनी पोस्ट सेलेक्ट हुई तो उसके 10 टाइम्स जो है उनको मेंस के लिए रिक्रूट किया गया था, जितने पोस्ट थे उसका 10 टाइम। तो एप्लीकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, तो सारे के सारे जज तो बन नहीं सकते ना। ऐसे केस में क्या होता है कि जीवन का एक बैकअप प्लान रखना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अब देखो क्या होता है, एज के साथ साथ है ना, कई सारी चीज़ें जो हैं वो क्या रह जाती हैं, अधूरी है जो रह जाती है। अब हमें बैकअप प्लान अपने ही फील्ड का रखना चाहिए, ठीक? जैसे अगर आप जुडिशरी की तैयारी करो, अगर एक सरकारी थप्पा नहीं लगा इसका मतलब ज़िंदगी खत्म तो नहीं है ना। ये तो क्राइटेरिया नहीं होती कि आपकी लाइफ ही वहाँ पे ख़त्म हो गई क्योंकि वो सरकारी आपका कागज़ आपके पास नहीं पहुँचा। नहीं, लाइफ में हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ प्लान बी है जो रखा हो। और ऑनेस्टली बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि इसका मैं खुद अपने आप एक चलता फिरता एग्जाम्पल लूँ। एक समय था जब जुडिशरी की प्रिपरेशन के अंदर पूरे लगे हुए थे, अगर वहाँ पर ऊपर वाले ने सिलेक्शन उसमें करवा दिया होता, क्योंकि वहाँ पे भी नज़दीकी का मामला बना था,
अगर सिलेक्शन करवा दिया होता तो शायद आज आप लोगों से इस तरीके से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, जिस वे के अंदर लिंकिंग लॉ के चैनल्स को 3 अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपके सामने रख पाए हो। तो इसीलिए जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट इस बार जो है वो इस कैटेगरी में रहा है, वो खुद को एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कहें या फेल कैंडिडेट्स कहें, ये उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा मानना है कि आपने एक अनुभव लिया, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था ना, उनमें से लगभग 30-40% तो एग्जाम देने ही नहीं आए। मतलब उनमें तो वो डेयरिंग नहीं थी कि एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ जाएं। तो उन कैंडिडेट से तो आपका डेयरिंग अच्छा है। आपने कम से कम जीवन का प्रयास तो किया, कुछ एक नया सीखने की कोशिश तो करी। अच्छा, दूसरा ये है कि जुडिशरी बोले तो माउंट एवरेस्ट। अगर लॉ के फील्ड में कोई भी कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी करता है ना, तो इसका मतलब उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का डिसीजन लिया और उसको फॉलो करने का एफर्ट है जो किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचो कि माउंट एवरेस्ट जो है क्या कोई छोटा बड़ा पहाड़ है क्या? अगर इसमें अगर किसी कारण से अपन नहीं कर पाए तो इसके नॉलेज को अगर हम एडवोकेसी के अंदर डील करने की कोशिश करें, शर्त यह है कि थोड़ा हमें टैक्टिस भी सीखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस विद टैक्टिस मेक्स एन एडवोकेसी। क्योंकि हमारा लीगल नॉलेज जो है वो कोर्ट में नए नवेले जो वकील जाते हैं ना, उनसे लाख गुना बेहतर है। क्योंकि वो कैंडिडेट्स एलएलबी करते हुए सीधे जंप मार के चले गए वकालत करने के लिए, वो सिर्फ टैक्टिस के दम पे जो है चीजों को डील करना चाह रहे हैं, और आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करना है। तो एक आपके पास ऑप्शन है एडवोकेसी का। अच्छा, उससे पहले एक चीज जरूर करो, इसको कहा जाता है कि सेल्फ इवेल्युएशन। ये जरूर देखो कि यार गड़बड़ी कहां लग रही है। अगर किस्मत के फैक्टर को छोड़ें तो उसके बाद क्या ऐसा भी कुछ था कि कहीं कहीं जो है आपने अपने सिलेबस में कुछ चीजों को प्रिपेयर नहीं किया, या फिर इस बार सिलेबस है जो चेंज हुआ था, सडनली नई नई चीजें ऐड हुई थी तो उनको आप कवर अप नहीं कर पाए, या फिर आपने जो है जो गाइडेंस ले रखा है वो अपने सेल्फ स्टडी के दम पे ले रखा है। क्योंकि देखो हमारे कॉलेज वाले तो हमको ढंग से पढ़ाते हैं नहीं, अब ये बात कड़वी है लेकिन सच है। तो कॉलेज वाले तो ढंग से पढ़ाते हैं नहीं, ऐसे केस के अंदर आपने अपने स्तर पर एक हिम्मत दिखाई और हर कॉन्सेप्ट को सेल्फ वे में ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। लेकिन देखो दुनियादारी के अंदर कहीं कहीं जो है ना, वो जो एक गाइडेंस होता है वो फर्क और मायने तो डिफरेंस क्रिएट करता ही करता है। अब चाहे वो गाइडेंस आप किसी अपने सीनियर वकील से लें, चाहे अपने घर के किसी ऑलरेडी कोई व्यक्ति जो लॉ के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ उससे लें, और या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान से लें। क्योंकि आज जो कैंडिडेट सफल हुए, क्या फर्क पड़ रहा है कि वो कोचिंग उन्होंने करी थी कि नहीं करी थी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ ये देखा जा रहा है रिजल्ट पॉजिटिव था या नहीं था। मतलब हमारे रिलेटिव का भी सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या हुआ रिजल्ट, तो वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने कोचिंग करी कि नहीं, वो सीधा ये पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। सच कह रहा हूं ना। तो जीवन में गाइडेंस मैटर करता है, कहीं से भी लो जरूर। ठीक है, और मैं ये सेंटेंस कहने के पीछे मेरा 1% भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप फ्यूचर के अंदर किसी लिंकिंग लॉ को ज्वाइन कर देना, ना, मत ज्वाइन करना कभी भी। लेकिन अपना सेल्फ इवैल्यूएशन जरूर करो कि गड़बड़ी हो कहाँ रही है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है चीजों को समझना। आगे जाके जज बनने के बाद भी एक चीज होने वाली है। अभी आपको पता है मैं एक सेशन और स्टार्ट करने वाला, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड जजेस हैं उनके बीच में एक क्लासेस होने वाली है, जिसमें मैं उनको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई, ताकि कल वो जब जज बने तो उनको वो चीज दिक्कत ना क्रिएट करे। ये जज सेलेक्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, सेलेक्ट होने के बाद भी एक और सफर है जो तय करना पड़ेगा। तो इसीलिए खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि गड़बड़ी कहां से, मतलब क्या हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। देखो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। नंबर 1, हम लोग जो हैं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए कॉन्फिडेंस का लेवल वो पूरा नहीं था, या फिर कहीं न कहीं कॉन्सेप्चुअल जो है वो एरर रह गई, कॉन्सेप्चुअल एरर रहेगी एग्जाम के अंदर। ये देखो नंबर 3, एग्जाम के अंदर जैसे मेंस की आंसर राइटिंग थी तो उस समय जो है आप अपना पेपर पूरा नहीं लिख पाए थे, आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ये एरर रह गई थी, या फिर आप पेपर को समझ नहीं पाए, आपका पेपर छूट गया। क्या प्रॉब्लम रही, इवैल्यूएट करना पड़ा। और अगर जो प्रॉब्लम का नतीजा निकले और आपको लगे कि यार ये जो कुछ भी कमियां रही ना, ये ठीक करने लायक है, अवॉइडेबल है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद की आत्मा से पूछ लो
क्या इनको रिपेयर किया जा सकता है, क्या इनको ठीक किया जा सकता है, क्या इनको अवॉइड किया जा सकता है, तब तो वापस पूरी मेहनत करके लग जाओ अगले अटेम्प्ट के अंदर, अगले अटेम्प्ट में लग जाओ। और लगता है कि नहीं यार पूरा मेहनत करना था, कर दिया, फिर भी नहीं हुआ, तो अब यहां पर है ना, देख लो, एक अटेम्प्ट है, किस्मत का खेल है, दूसरा एक और अटेम्प्ट दे दो, दूसरा अटेम्प्ट दे दिया, तीसरा एक और दे दो, बस काफी है। अगर लग रहा है कि सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, किसी तरह का कोई भी अवॉइडेबल मिस्टेक नहीं था उसके अंदर, और फिर भी 3 अटेम्प्ट दे दिया, तो अपने बैकअप प्लान पे आ जाओ। अब बैकअप प्लान के अंदर आप क्या चीज कर सकते हैं, या फिर आपने अपने अभी आज जैसे इंटरव्यू फेस किया है और आप कुछ डील करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म दिया है। मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप अपने नॉलेज के दम पर अगर टीचिंग करना चाहते हैं, अगर कंटेंट वर्क करना चाहते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करना चाहें, या अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो ऑफलाइन करना चाहें, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक करना वगैरह वगैरह, है ना, तो ये कामकाज मैं आप लोगों के लिए जो है प्लान करना चाहता हूं, तो उस वे के अंदर आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी गूगल फॉर्म की बात मैंने एंड तक क्यों कही पता है, इसलिए क्योंकि जो कैंडिडेट्स धैर्य रख रहा है वही इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचा होगा। तो अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिए। मैं आप लोगों से एक वापस कनेक्ट करूंगा, मतलब जिन जिन कैंडिडेट्स ने गूगल फॉर्म फिल किया है ना, जिनका आरजेस नहीं हो पाया, उन कैंडिडेट से मैं कनेक्ट करूंगा और फिर उनसे पूछूंगा, और मुझे लगा कि ये कैंडिडेट्स वाकई में किसी ऐसे कारण से नहीं हो पाया है और फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उसको ये करियर छोड़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा वर्क जो लॉ से जुड़ा होगा, जो जुडिशरी एग्जाम से जुड़ा हुआ, उसके जरिए उसको जो क्या किया जाएगा, एक छोटा सहयोग है जो किया जाएगा लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको दिल से बहुत बहुत सारी बधाई। उनके जीवन का एक पड़ाव खत्म हुआ, दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं ना, वो कैंडिडेट्स प्लीज़ खुद को अकेला मत समझना। अब चाहे तो आप एक टीचर के रूप में समझें, चाहे एक मित्र या दोस्त के रूप में समझें, या ब्रदर के रूप में समझें, मैं तनसुख पालीवाल लिंकिंग लॉ की तरफ से आपके साथ में हूँ। और आपको लगता है कि कुछ कामकाज करना पड़ेगा, वरना शायद आप अगला अटैम्प्ट दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम रहेगी, या फिर आप जो है अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ डील करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मेरी कोई काउंसलिंग आपके जीवन में कोई रोल प्ले कर सकती है, सो आई एम हेयर। आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, मेरी टीम खुद आपको चला के क्या करेगी, फ़ोन है जो करेगी। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हारना और जीतना ये सिर्फ ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये पूरी ज़िंदगी कभी नहीं हो सकते। थैंक यू।